Children, today we will discuss lesson number 16, Swami ki Dadi from your Hindi Pavni book of class 5th. बच्चों, दादी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे हमें परिवार के सब लोगों की डांट फटकार से बचाती हैं, हमारी सारी बातें ध्यान से सुनती हैं, प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती हैं और बचपन की बातें भी बड़े मज़े लेकर सुनाती हैं। बच्चों के साथ दादी के इस प्यारे रिश्ते के विषय पर आधारित है यह पाठ। इसमें बालक स्वामीनाथन और उसकी दादी के विषय में बताया गया है। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंसी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े थे। तो बेटा, बैठक हम ड्राइंग रूम को कहते हैं जिसमें हमारे गेस्ट आकर बैठते हैं, और भोजन कक्ष होता है खाना खाने का कमरा। तो इनके बीच में एक कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंसी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सामान के साथ रहती थी। उनके पास सामान कहते हैं 5 दरियाँ, 3 चादर, 5 तकियों वाला भारी सा बिस्तर और जूट के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा यानी कि चौकोर बक्सा, और एक छोटा सा बक्सा था जो लकड़ी का बना था, उसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। रात का भोजन यानी डिनर, रात के खाने के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी के पास गया और उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। उनके कमरे में लौंग इलायची की खुशबू फैल रही थी। उस वातावरण में अपने आप को बहुत ही खुश और सेफ महसूस कर रहा था, सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। उसने खुश होकर दादी से कहा कि दादी, राजम तो बहुत ऊंची चीज़ है, और राजम और मणि में पहले बहुत दुश्मनी थी और बाद में उनमें दोस्ती हो गई। उसने अपनी दादी को उनकी वही कहानी सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। तो दादी ने पूछा कि पुलिस की वर्दी? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? तो उसने कहा उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई, उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सर मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन दादी बोलती गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती रहीं। तो उसने कहा कि उसके पिता अधीक्षक मतलब मुख्य अफसर हैं पुलिस में, वह यहाँ की पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, अफसर हैं। दादी इस बात से बड़ी प्रभावित हुई, तो उन्होंने उससे पूछा कि सच में उनका दफ्तर तो बहुत बड़ा होगा। दादी ने पूछा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू कर दी, यानी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, और उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू कर दी कि जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। तो वो कहने लगी कि तुम्हारे जो दादा थे वो इतने ज़्यादा रौबदार थे कि उनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे और उनसे डरकर क्रूर निर्दयी डाकू भी भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतज़ार करने लगा, यानी प्रतीक्षा करने लगा, अधीर होकर, परेशान होकर। लेकिन दादी बोलती गई और अलग अलग समय की घटी घटनाओं को आपस में मिक्स करती चली गई। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में आगे बोलते हुए कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले? अब वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया। उसने अपनी दादी से कहा तेज़ आवाज़ में कि दादी बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे मैथ्स में यानी गणित में कितने नंबर मिले हैं? नंबर मीन्स अंक। बहुत सारे मिले होंगे, उसकी दादी ने पूछा ना। दादी ने पूछा कि बहुत सारे नंबर मिले हैं? तो वो बोलता है, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। तो उसकी दादी कहती है, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी तो मेहनत करके उसकी तरह से ही नंबर लाने चाहिए, यानी जिस प्रकार से उसको अच्छे नंबर मिल रहे हैं उसी तरह से तुमको भी मेहनत करके अच्छे नंबर लाने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर वे उनके जवाब इतने शानदार होते थे, कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला कि मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ,
जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया तब बच्चा 10 दिन का था। तो दादी क्या कहती हैं, उसकी बात सुनकर उन्होंने अब इसकी बात पूरी भी नहीं होने दी और उन्होंने उस समय की कहानी सुनानी शुरू कर दी कि जब उसके दादा पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि वो इतने अच्छे उत्तर लिखते थे कि जो परीक्षक होते थे, परीक्षा लेने वाले एग्ज़ामिनर, उनको भी चकित कर देते थे और वो इतने शानदार जवाब देते थे और औरों के मुकाबले तुम्हारे दादा 10वां हिस्सा समय लेते थे। तो कभी कभी उनके जो परीक्षक होते थे वो उन्हें खुश होकर 200 नंबर तक दे देते थे। फिर वो कहती हैं स्वामीनाथन से कि स्वामीनाथन, उन्होंने जब MA किया तो उनको बहुत बड़ा मेडल मिला। बेटा मेडल मिलते हैं ना आपको, जो आप गेम्स में होते हैं या किसी कोई भी कंपटीशन में होते हैं तो आपको 3 तरह के मेडल्स होते हैं, एक गोल्ड होता है, सिल्वर होता है ना, और एक ब्रॉन्ज का होता है। तो उनको जो मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसको गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने उसको कब उतारा होगा। तो वो कहती हैं हाँ शायद तुम्हारी बुआ पैदा हुई तब उतारा। फिर कहती है नहीं नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया जब बच्चा 10 दिन का था, यानी कि उनको खुद को ही ये नहीं पता था वो क्या कह रही हैं, एक कहानी दूसरी कहानी में मिक्स करती रही। इसी बात से वो बच्चा इरिटेट हो रहा था। अरे नहीं मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। फिर वो दादी कहती है अरे नहीं नहीं, मैंने पहले जो कहा था वही बात ठीक है कि तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी। पता है मेडल अब कहाँ है? वह उससे पूछती है तुम्हें पता है वो मेडल कहाँ पर है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दे दिया। और उस बेवकूफ़ ने उसको गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर कोई नहीं है। और तो वो कहती हैं स्वामीनाथन से कि तुम्हें पता है वो मेडल कहाँ पर है? तो वो खुद ही फिर उसका जवाब देती हैं, कहती मैंने वो तुम्हारी बुआ को दे दिया, और तुम्हारी बुआ तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, सोच समझ कर काम नहीं करती है। उसने उसको गलवा कर ही मेल्ट करके 4 चूड़ियाँ बनवा ली अपनी गोल्ड की। और वो क्योंकि मेडल से तो 4 चूड़ियाँ बनाई तो उनका वेट तो बहुत कम था मेडल का, तो बिल्कुल ही वो मामूली सी चूड़ियाँ बनी, यानी कि बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं थी वो। हमारे परिवार में, मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? अब स्वामीनाथन को गुस्सा आ गया, वो बोला दादी बस करो बस, मैं स्वामीनाथन आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, राजम के बारे में बताना चाहता हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहती। तो दादी बोलती हाँ हाँ बोलो। दादी जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। उसने बताया कि बचपन में राजम ने एक शेर को मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का है, दादी ने कहा। तुम यह बातें मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। अब वो राजम जो है राजम के विषय में बता रहा है दादी को, तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो कि वो बहादुर लड़का है, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा कि इतने छोटे से बच्चे ने शेर को कैसे मारा। स्वामीनाथन जोश में कहानी सुनानी शुरू की। स्वामीनाथन ने उसने कहा राजम के पिता जंगल में डेरा डाले थे, जंगल में गए हुए थे अपना शिकार करने के लिए, और राजम भी उनके साथ था। तो अचानक 2 शेर झपटे, एक ने तो पीछे से हमला किया और पिता को गिरा दिया, और दूसरा शेर ने राजम का पीछा किया। तो राजम उससे बचने के लिए झाड़ी के पीछे छुप गया और उसने वहीं से गोली चलाकर उस शेर को मार डाला। तो फिर वो पूछता है, जब कहानी खत्म होती है, दादी क्या आप सो गई? नहीं बेटा सुन रही हूँ, दादी ने कहा। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? तो वो कहती हैं 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया, क्योंकि दादी आधी नींद में थी और ध्यान से उसकी बात सुन नहीं रही थी। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया, यानी उसको गुस्सा आ गया कि मैं तो अपनी कहानी सुना रहा हूँ और मैं दादी ध्यान से मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो वो जब दादी ने गलत जवाब दिया तो उसे गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, आप पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही हैं ऊल जलूल, और मैं अब आपसे कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ आप राजम को पसंद नहीं करती हैं। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा, जबकि उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही पल उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ, दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। तो दादी कहती है कि नहीं नहीं बेटा, वो तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से यानी भरोसे के साथ कहा, जबकि
उन्होंने राजम को देखा भी नहीं था। स्वामीनाथन इस बात से खुश हो गया। दूसरे ही क्षण यानी पल उसके मन में संदेह में शक पैदा हुआ कि दादी शायद तुम्हें मेरी शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, उसकी दादी बोली। विश्वास मीन्स यकीन। मैं तुम्हारे एक एक शब्द पर यकीन करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। बड़े प्यार से जवाब दिया। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, वो प्रसन्न हो गया, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर कहा क्या जो भी उसको झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। उसने अपनी दादी से ये चेतावनी दी। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। यानी समर्थन मीन्स तरफदारी। दादी ने इसकी तरफदारी की बात की और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया। सच बोलने और वचन का पालन करने के कारण अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। हरिश्चंद्र बेटा एक राजा थे जो उनके विषय में ये प्रसिद्ध है कि वो सत्यवादी थे, यानी हमेशा सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और सच का पालन करने के लिए उन्होंने सिंहासन, पत्नी और बच्चे तक को खो दिया था, लेकिन सच बोलने के कारण ही अंत में उनको सब कुछ वापस भी मिल गया था। उसने अभी आधी कहानी सुनाई थी तो स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। उसको नींद आ गई और दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, यानी कि वह भी नींद में चली गई और उनको भी नींद आ गई। धन्यवाद।